सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, मगर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, मन की सुंदरता पर तो किसी का ध्यान नहीं होता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लोग चेहरे से खूबसूरत हों वे दिल से भी अच्छे हों। लेकिन जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे हमेशा खूबसूरत होते हैं। उनकी सोच, उनके विचार, उनका व्यवहार अच्छाई से भरा होता है। इसलिए अच्छा बनने का प्रयत्न हर किसी को करना चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व सुंदर और प्रभावशाली बन सकता है। मगर कभी कभी इंसान हालातों से इतना मजबूर हो जाता है कि उसका व्यक्तित्व खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। कैसे? यह हम आज के अपने पाठ डॉक्टर राही मासूम रजा जी की रचना टोपी शुक्ला से जानेंगे। टोपी शुक्ला की कहानी जानने से पहले उसके एकमात्र और पहले दोस्त इफ्फन के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसे टोपी ने हमेशा इफ्फन ही कहा। इफ्फन को इस बात से बुरा तो लगता था, लेकिन उनकी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इन नामों का चक्कर भी बहुत अजीब होता है। कृष्ण कहो तो अवतार है, मोहम्मद कहो तो पैगंबर है, लेकिन दोनों ही गाय चराने वाले पशुपति हैं और ब्रज कुमार है, यह हम भूल जाते हैं। इसलिए नाम के चक्कर में न फंसकर टोपी शुक्ला और इफ्फन का परिचय प्राप्त करना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे ही नहीं, बल्कि इन दोनों की जिंदगी इन दोनों के बिना बेमानी कहलाती है। वैसे तो इफ्फन की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम इफ्फन की उतनी ही बात जानेंगे जितनी टोपी शुक्ला की कहानी के लिए ज़रूरी है। वैसे दोनों की कहानी अलग है, दोनों की ज़िंदगी भी अलग है, दोनों की परवरिश भी अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम टोपी शुक्ला की कहानी को समझ पाएंगे। क्योंकि कहानी में इफ्फन टोपी शुक्ला के साये की तरह हमें दिखाई देता है। इसे सुनकर ऐसा लगेगा कि लेखक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की कोई कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने सगे भाई से कभी यह नहीं कहते कि हम भाई भाई हैं, तो फिर यहाँ पर कहने की क्या ज़रूरत है। वे कहते हैं कि वे एक कथाकार हैं और यहाँ वे टोपी शुक्ला की कहानी सुना रहे हैं। टोपी शुक्ला का असली नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ्फन का असली नाम था सैयद जरगाम मुर्तुज़ा। इफ्फन के दादा परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था और ना ही मृत्यु के बाद उनको हिंदुस्तान में दफनाया गया था। वैसे इनके खानदान में इफ्फन के पिता सैयद मुर्तुज़ा हुसैन ही पहले थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और वे यहीं दफनाए गए। इफ्फन की परदादी भी बड़ी नमाजी थी और संस्कारवादी थी। उनकी दादी नमाज रोज़े तो किया करती थी, पर अपने इकलौते बेटे को जब चेचक अर्थात स्मॉल पॉक्स जिसे हम कहते हैं वह हुआ, तो वे देवी माता के सामने एक पैर पर खड़ी हो गई और माफ़ी मांगते हुए अपने बेटे के ठीक होने की प्रार्थना करती थी। वे 9-10 वर्ष की थी जब लखनऊ से ब्याह कर लाई गई थी, इसलिए वे पूर्वी हिंदी में बोला करती थी, जो उनके घर में गवारू अनपढ़ लोगों की भाषा समझी जाती थी। अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की उनकी बड़ी हसरत थी, मगर मौलविन होने के कारण दिल मसोस कर रह गई और अपने दिल की उन इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इफ्फन के जन्म के 6 दिन के कार्यक्रम में उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया। यह सब जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बिना इफ्फन को समझना मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो इफ्फन की दादी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। शादी के बाद ससुराल में उन्हें दूध घी मिलता ही नहीं था, इसलिए जब वे मायके आती थी तो जी भर कर दूध दही खा लेती थी, और जब वे ससुराल आती तो मौलवीन बन जाती थी। ससुराल में वे हमेशा बेचैन रहती थी
और मायके से उन्हें बड़ा प्यार था। इसलिए उनकी मृत्यु के समय जब उनके बेटे ने उनसे यह पूछा कि उनकी लाश कहाँ दफनाई जाए, तो वे गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि अगर मेरी लाश संभाली नहीं जाती तो मेरे मायके भेज दो। मौत के समय वे यह भूल गई थी कि अब उनके मायके का घर नहीं रहा। घर वाले कराची चले गए थे और घर कस्टोडियन का हो चुका था, अर्थात जिसका कोई वारिस नहीं होता। ऐसे घरों को सरकार अपने अधिकार में ले लेता है, तो ऐसे कस्टोडियन में चला जा चुका था। मौत से पहले दादी को अपनी मिट्टी से बनी हुई कच्ची हवेली याद आती थी, जहां आम का बहुत बड़ा पेड़ था। दादी को बनारस के फातमन में दफनाया गया, क्योंकि उस समय उनके बेटे की पोस्टिंग वहीं थी। इफ़न तब स्कूल गया था। नौकर ने आकर यह बुरी खबर दी थी कि दादी का देहांत हो गया है। तब इफ़न चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न के घर में उसकी माँ, पिता, दीदी, छोटी बहन और दादी सब थे, लेकिन इफ़न को इन सब में दादी से ही सबसे ज़्यादा प्यार था, क्योंकि माँ और पिता कभी कभी डांट देते थे। दीदी का भी यही हाल था। छोटी बहन हमेशा उसकी किताबें, उसकी कॉपियों को फाड़ देती थी। एक दादी ही थी जिसने कभी उसका दिल दुखाया नहीं था। वे हमेशा उसे बहराम डाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचमुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। दादी हमेशा पूर्वी हिंदी में बोलती थी, जो इफ़न को बहुत अच्छी लगती थी। जब वह भी ऐसे ही बोलने लगता तो घर में डांट पड़ती थी, क्योंकि उसे अनपढ़ और गंवारुओं की भाषा समझा जाता था। खुद दादी उसे अपनी भाषा में बात न करने के लिए कहती, ताकि उसे डांट न पड़े। दादी की यही भाषा टोपी के दिल में उतर गई थी। उसे इफ़न की दादी अपनी ही पार्टी की नजर आती थी। टोपी के घर में दादी सुभद्रा देवी थी, पिता भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल के व्यापारी थे, माँ राम दुलारी थी, एक बड़ा भाई मुन्नी बाबू था और एक छोटा भाई भैरव भी था। घर भर में टोपी को सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से थी तो वह अपनी दादी से थी। टोपी को इफ़न के पिता और अपनी दादी की भाषा एक जैसी लगती थी। जब भी टोपी इफ़न के घर आता तो इफ़न की माँ और दीदी उसे छेड़ती तो दादी बीच बचाव में आ जाती। उनकी पूर्वी हिंदी और भावनाओं की मिठास टोपी को अमावट सी महसूस होती थी। अमावट अर्थात पके हुए आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी सी परत वाली मिठाई को अमावट कहा जाता है। इफ़न की दादी हमेशा तोरी अम्मी क्या कर रही है, यहीं से टोपी से बातचीत शुरू करती थी। पहले तो टोपी चकरा जाता था कि यह अम्मी क्या है, फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि माँ को अम्मी कहा जाता है। यह शब्द उसे इतना भाया जैसे यह शब्द गुड़ की डली हो। एक दिन इसी शब्द ने टोपी के जीवन में भूचाल मचा दिया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला जी का घर 20वीं सदी के रीति रिवाज वाला प्रगतिशील घर था। वे मेज कुर्सी पर बैठकर खाया करते थे। एक दिन बैंगन का भुर्ता बनाया गया था जो टोपी को बहुत पसंद आया। उसने अपनी माँ से राम दुलारी से कहा कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता तो देना। बस सबके हाथ रुक गए और नजरें टोपी पर जम गई। दादी ने जब उससे अम्मी शब्द कहाँ से सीखा यह पूछा तो उसने इफ़न के बारे में बताया। दादी सुभद्रा देवी इफ़न का नाम सुनकर क्रोधित हो गई। उनको समझ में आया कि टोपी ने मुसलमान लड़के से दोस्ती की है। जब टोपी के पिता को पता चला तो उन्होंने उसका लाभ उठाते हुए इफ़न के कलेक्टर पिता से कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। लेकिन दादी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि टोपी ने किसी मुसलमानी लड़के से दोस्ती की है। माँ राम दुलारी ने टोपी की खूब पिटाई की और उसे इफ़न के घर जाने से मना किया। लेकिन टोपी ने इतनी पिटाई के बाद भी इफ़न के घर न जाने की बात नहीं मानी। टोपी की माँ भी गवारू भाषा बोलती थी जो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी।
टोपी के दोनों भाई उसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। ऐसे में मुन्नी बाबू ने टोपी पर कबाब खाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, जबकि असलियत में टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था और उसे किसी से न कहने के लिए मुन्नी बाबू ने टोपी को इकन्नी रिश्वत भी दी थी। टोपी चुगलखोर नहीं था, इसलिए उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। कबाब का नाम सुनकर माँ राम दुलारी घिन से पीछे हट गई। जब टोपी ने सच बताने की कोशिश की तो दादी ने उसकी एक न सुनी। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। बहुत पिट जाने के कारण उसका सारा बदन दुख रहा था। वह सोचता था कि काश वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता, लेकिन ऐसे हो तो नहीं सकता। दूसरे दिन टोपी ने स्कूल में इफ़न को सारी बातें बताई। ज्योग्राफी की क्लास छोड़कर दोनों बाहर आ गए। इफ़न ने टोपी के लिए दुकान से केले खरीदे, क्योंकि बात ऐसी थी कि टोपी इफ़न के पास से फल के सिवा कुछ और खाता ही नहीं था। टोपी ने इफ़न से दादियों के अदला बदली की बात कही। टोपी ने कहा कि मेरी दादी तुम्हारे घर में जैसे बात करते हैं सभी, उसी प्रकार की भाषा वह बोलती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए? इस पर इफ़न ने कहा कि अब्बू इस बात को नहीं मानेंगे और इफ़न को 12 बुर्ज की कहानी कौन सुनाएगा। तब रूठते हुए टोपी ने कहा कि एक दादी तुम मुझे नहीं दे सकते हो। इस पर इफ़न ने उससे कहा कि उसकी दादी उसके पिता की माँ भी तो है। इस पर टोपी खामोश हो गया, लेकिन इफ़न ने टोपी को दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दादी बूढ़ी है और वह बहुत जल्दी ही मर जाएंगी। टोपी इस पर कहता है कि उसकी दादी इतने जल्दी मरने वाली नहीं है। तभी नौकर आता है और इफ़न से उसकी दादी की मौत की खबर सुनाता है। खबर सुनकर इफ़न वहां से चला जाता है। टोपी एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को टोपी इफ़न के घर गया। उस दिन घर में हर दिन से ज्यादा लोग नजर आ रहे थे, मगर टोपी को पूरा घर सूना सूना सा लगता था, क्योंकि जिस दादी से उसका दिल का रिश्ता था वही दादी आज दिखाई नहीं दे रही थी। दादी 72 साल की थी और टोपी 8 साल का था। दोनों अपने भरे पूरे घर में अकेले थे। दोनों की भावनाएं समझने वाला कोई नहीं था। उन दोनों की आपसी कमी को इन दोनों ने एक दूसरे के भावनाओं को समझकर मिटा दिया था। अपने अकेलेपन को भी इन दोनों ने मिटा दिया था, लेकिन आज वही दादी उसे नजर नहीं आ रही थी। टोपी इफ़न के पास जाकर बैठ गया और उसने इफ़न से सिर्फ इतना कहा कि काश तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। इस पर इफ़न खामोश रहा और फिर दोनों रोने लग जाते हैं। 10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन इफ़न के पिता का तबादला अर्थात ट्रांसफर मुरादाबाद को हुआ था, जिस कारण से इफ़न टोपी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। इसलिए टोपी ने कसम खाई कि वह कभी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होता हो। इफ़न के घर में अब नए कलेक्टर आ गए थे। उनका पूरा परिवार वहां आया था। उनके 3 लड़के थे। उन तीनों को अपने पिता की कलेक्टर होने का एहसास भी था और घमंड भी था। जब टोपी उनके घर आया तब उन बच्चों ने उसे कुत्ते से कटवा दिया। फिर कभी टोपी उस ओर नहीं गया। ऐसे में टोपी अकेलापन महसूस करने लग गया। उसे बूढ़ी नौकरानी सीता का सहारा मिला। इससे वह और भी मुरझा गया, क्योंकि बूढ़ी सीता नौकरानी थी और वह उसे दिलासा देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर एक दिन जाड़े के मौसम में सबके लिए कोट सिलवाए गए। टोपी को मुन्नी बाबू के लिए सिलाया हुआ नया कोट दिया गया।
कोट तो नया था, लेकिन फिर भी वह मुन्नी बाबू को था, इसलिए टोपी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और केतकी नामक नौकरानी के बेटे को उसे दे दिया। इस पर घर में दादी फिर नाराज हो गई और टोपी को कोई नई कोट न दिलाने की बात कही, बल्कि उसे माँ राम दुलारी से बहुत पिटाई भी सहनी पड़ी थी। माँ से पिटने के बाद नौकरानी सीता ने टोपी को समझाते हुए कहा कि तुम अब 10वीं कक्षा में आ गए हो, तुम्हें दादी से ऐसे उल्टे सीधे बातें नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बोल दिया कि वह 10वीं कक्षा में आ गया है, लेकिन उसी 10वीं कक्षा में आने के लिए जो पापड़ उसे बेलने पड़े थे वह सिर्फ टोपी ही जानता था, क्योंकि 9वीं कक्षा में वह 2 बार फेल हुआ था। पहली बार जब वह फेल हुआ तो बड़ा भाई और छोटे भाई अर्थात मुन्नी बाबू और भैरव दोनों अपनी अपनी कक्षा में फर्स्ट आए थे, इसलिए घर में सब ने टोपी को बहुत बुरा भला कहा। ऐसा नहीं कि टोपी बुद्धू था, लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठता तो घर वालों का कुछ न कुछ काम निकल आता और टोपी को ही यह काम करना पड़ता था। जब यह सब पूरा हो जाता और टोपी पढ़ने आता तो पता चलता कि छोटे भाई भैरव ने उसकी कॉपियां फाड़ डाली हैं। इस कारण वह पहली बार फेल हुआ। दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया था। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हुआ, जिसका कलंक उसके माथे पर चिपक गया। लेकिन टोपी की जिंदगी की मुसीबतें इतनी ही नहीं थी, उसे कई मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। फेल होने के कारण उससे छोटे बच्चों के साथ बैठना आसान नहीं था। अध्यापक कक्षा में कमजोर बच्चों को टोपी का ही उदाहरण देकर ढंग से पढ़ने के लिए कहते, तब पूरी कक्षा जोर जोर से हंस पड़ती थी। खैर, पहला साल तो उसने किसी तरह गुजार लिया, लेकिन दूसरे साल भी जब वह फेल हो गया तब मुसीबतें और बढ़ गई, क्योंकि उन छोटे बच्चों के बीच बैठने पर वह अच्छा खासा बूढ़ा लगता था। कक्षा में अध्यापक के सवाल का जवाब देने के लिए जब वह हाथ उठाता तो उसे अपमानित करते हुए कहा जाता था कि तुम 3 साल से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें सारे जवाब जुबानी याद होंगे, बाकी के लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान भी देना है, तुमसे हम बाद में पूछ लेंगे। इससे टोपी और भी शर्मिंदगी से झुक जाता, मुरझा जाता था। खेलने के लिए भी उसका कोई दोस्त नहीं होता था। एक बार जब टोपी अपने साथियों के साथ खेलने के लिए आया, तब क्लास का सबसे तेज लड़का जो मॉनिटर भी था, अब्दुल वहीद, उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम हमसे मत खेलो, तुम 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ खेलो, क्योंकि अगले साल तुम्हें उनके साथ ही तो पढ़ना है, हम तो आगे निकल जाएंगे। यह सुनकर टोपी महसूस कर रह गया, उसका दिल उस दिन तार तार हो गया। इसलिए टोपी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तीसरी बार वह पास होकर ही रहेगा। मगर बीच में चुनाव आ गए और टोपी के पिता उस चुनाव में खड़े हो गए, इसलिए घर पर हमेशा भीड़ रहती थी। जब चुनाव खत्म हुआ और उसके पिता हार गए, तब टोपी मुश्किल से पढ़ पाया और फिर पास हुआ तो 3rd डिवीजन में। तो इस पर दादी ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। इस तरह टोपी शुक्ला का व्यक्तित्व जिंदगी की हालातों में फंसकर मुरझा सा गया। जो एक सुंदर और अच्छा, बुद्धिमान, सफल व्यक्ति बन सकता था, वह कहीं खो गया। इसलिए हमें व्यक्ति के हालातों को समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से न दबाकर उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। आशा है कि पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।